नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है प्राचीन भारतीय इतिहास के आधुनिक लेखक। यह प्राचीन भारत की इतिहास रामशरण शर्मा जी की पुस्तक का अध्याय 2 है, चैप्टर 2 है, जिसका नाम है प्राचीन भारतीय इतिहास के आधुनिक लेखक। अगर इस संदर्भ में हम ये बात करें कि हमें ये पता है कि किस प्रकार शिक्षित भारतीयों ने हस्तलिखित महाकाव्यों, पुराणों एवं जीवन चरितों जैसे ग्रंथों को संजो कर रखा और उससे हमारा पारंपरिक इतिहास बचा। लेकिन 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हम देखते हैं कि प्राचीन भारतीय इतिहास का आधुनिक ढंग से अनुसंधान होता है। जब ब्रिटेन के लोगों ने यहाँ शासन कायम किया तो उन्हें इसकी आवश्यकता अपने औपनिवेशिक हित के लिए हुई। कहने का मतलब यह है कि प्राचीन भारतीय इतिहास का आधुनिक ढंग से अनुसंधान ब्रिटेन के औपनिवेशिक जरूरतों के लिए हुआ था। तो हम इस टॉपिक को कीवर्ड के माध्यम से आगे बढ़ाएंगे। इस संदर्भ में पहला पॉइंट कि किस प्रकार हमारे शिक्षित भारतीयों ने हमारे पारंपरिक इतिहास को संजो कर रखा। हमारा पारंपरिक इतिहास किन रूपों में था? महाकाव्यों, पुराणों, जीवन चरितों के रूप में था। तो इसमें कीवर्ड के रूप में हम क्या लिखें? महाकाव्य, पुराण, जीवन चरित, इनमें हमारा पारंपरिक इतिहास था जिसे शिक्षित भारतीयों ने संजो कर उसे रखा। लेकिन 18वीं सदी के उत्तरार्ध में अर्थात 1750 के पश्चात प्राचीन भारतीय इतिहास का आधुनिक ढंग से अनुसंधान होता है ब्रिटेन के औपनिवेशिक हितों को पूर्ति करने के लिए। तो कीवर्ड के रूप में हम क्या लिखें? 18वीं सदी का उत्तरार्ध 18वीं सदी का उत्तरार्ध ब्रिटेन के औपनिवेशिक हितों की पूर्ति के लिए प्राचीन भारतीय इतिहास का आधुनिक ढंग से अनुसंधान होता है। आधुनिक ढंग से अनुसंधान होता है ब्रिटेन के औपनिवेशिक हितों के लिए। ब्रिटेन के औपनिवेशिक हितों के लिए प्राचीन भारतीय इतिहास का आधुनिक ढंग से अनुसंधान होता है। बात आगे बढ़ती, हमें पता है कि किस प्रकार 1765 में जब बंगाल और बिहार ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में आया तो यहाँ के हिंदुओं के उत्तराधिकार की न्याय व्यवस्था करने में ब्रिटिश शासकों को कठिनाई हुई। तो 1776 में हम देखते हैं कि मनु स्मृति का अनुवाद अंग्रेजी में कर दिया गया एक कोड ऑफ जिंटू लॉ के माध्यम से। तो कहने का मतलब यह है, यह कार्य हो क्या रहा था, यह सब कुछ हो क्या रहा था? ब्रिटेन के औपनिवेशिक हितों की पूर्ति के लिए और साथ ही साथ प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए भी प्राचीन भारतीय इतिहास का आधुनिक ढंग से अनुसंधान करने का प्रयास किया जा रहा था। तो कीवर्ड में मैं 2-3 बातें और लिख सकता हूं कि 1765 में बिहार और बंगाल ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में आया, वहां के हिंदुओं के उत्तराधिकार की न्याय व्यवस्था करने में ब्रिटिश शासकों को कठिनाई हुई। तो 1776 में जाकर मनु स्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद एक कोड ऑफ जिंटू लॉ के माध्यम से कर दिया गया। इससे उत्तराधिकार, हिंदुओं के उत्तराधिकार की समस्या
को कुछ सीमा तक हल किया गया। तो ये है क्या, ये प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए भी एक तरीके से प्राचीन भारतीय इतिहास को आधुनिक ढंग से अनुसंधान करने की आवश्यकता थी। तो कीवर्ड के रूप में हम क्या लिख दें कि 1765 ईस्ट इंडिया कंपनी, 1765 में बंगाल, बिहार ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में आया। हिंदुओं के उत्तराधिकार के कानून की समस्या हो गई। हिंदुओं के उत्तराधिकार की न्याय व्यवस्था, हिंदुओं के उत्तराधिकार की न्याय व्यवस्था करने में ब्रिटिश शासकों को कठिनाई हुई। तो 1776 में मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद कर दिया गया ए कोड ऑफ जेंटू लॉ के माध्यम से। 1776 मनुस्मृति अंग्रेजी में अनुवाद किस नाम से, ए कोड ऑफ जेंटू लाज के रूप में। हमें यह भी पता है कि किस प्रकार हिंदुओं के दीवानी न्याय कार्य के लिए पंडित लोग, मुसलमानों के दीवानी न्याय कार्य के लिए मौलवी लोग ब्रिटिश जजों के साथ लगा दिए गए। ये हो क्या रहा है, यह प्राचीन भारतीय इतिहास का अनुसंधान करके ब्रिटेन के औपनिवेशिक हितों की पूर्ति हो रही है। तो मैं अगले कीवर्ड में, अगला पॉइंट में हम क्या इसे लिखें कि किस प्रकार हिंदुओं के दीवानी न्याय कार्य के लिए पंडित लोग, मुसलमानों के दीवानी न्याय कार्य के लिए मौलवी लोग ब्रिटिश जजों के साथ लगा दिए गए। ये हो क्या रहा है, यह ब्रिटेन के औपनिवेशिक हितों की पूर्ति के लिए प्राचीन भारत के का आधुनिक ढंग से अनुसंधान हो रहा है। तो अगले कीवर्ड में हम क्या लिखें, हिंदुओं के दीवानी न्याय कार्य, हिंदुओं के दीवानी न्याय कार्य के लिए पंडित मुसलमानों के दीवानी न्याय कार्य के लिए मौलवी लोग ब्रिटिश जजों के साथ लगा दिए गए। ब्रिटिश जजों के साथ लगा दिए गए। अगला पॉइंट, कहने का मतलब यह है कि प्राचीन कानूनों, प्राचीन रीति रिवाजों के अध्ययन का कार्य शुरू हो गया। इसी के परिणाम स्वरूप 1784 में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी या बंगाल की स्थापना विलियम जोन्स करता है, जो कि सिविल सर्वेंट है। और इसी विलियम जोन्स ने 1789 में अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का अंग्रेजी में अनुवाद कर दिया। चार्ल्स विल्किंस दूसरी तरफ अभिज्ञान शाकुंतलम भगवद गीता का 1785 में अंग्रेजी में अनुवाद कर दिया। ये हो क्या रहा है कि किस प्रकार अंग्रेज भारत के पुराने धार्मिक ग्रंथों का अंग्रेजी में अनुवाद कर रहे हैं, ताकि उन्हें भारत में ब्रिटेन के औपनिवेशिक हितों की पूर्ति के लिए माध्यम बनाया जा सके। कुछ अगले पॉइंट में हम क्या लिखेंगे कि किस प्रकार इसी के लिए जो है 1784 में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी या बंगाल की स्थापना कर दी गई। की पॉइंट 1784 कलकत्ता विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी या बंगाल की स्थापना की। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। इसी विलियम जोन्स ने 1789 में कालिदास के नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद कर दिया। इसी विलियम जोन्स ने अभिज्ञान शाकुंतलम
अभिज्ञान शाकुंतलम, शाकुंतलम, शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद कर दिया 1789 में, 1789 में। चार्ल्स विल्किंस 1785 में हिंदुओं के परम प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथ भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद कर दिया। चार्ल्स विल्किंस, चार्ल्स विल्किंस 1785 भगवत गीता, भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद कर दिया। 1804 में बंबई में एशियाटिक सोसाइटी एक और खुल गई। 1823 में लंदन में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना होगी। ये सब हो क्या रहा है? ये सब हो रहा है भारत के प्राचीन इतिहास का अनुसंधान हो रहा है। तो अगले की पॉइंट में हम क्या लिखें कि 1804 में बंबई में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हो गई और 1823 में लंदन में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना हो गई। अगला पॉइंट, अगले पॉइंट में हम क्या लिखें? 1804 में बंबई में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना। अभी 1784 में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई, वहीं बंबई में 1804 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई। बंबई में 1804 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना होती है। लंदन में 1823 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना हुई। वहीं 1823 लंदन एशियाटिक सोसाइटी, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना होती। हो क्या रहा है? भारत के प्राचीन इतिहास को आधुनिक ढंग से अनुसंधान करने की ये कवायद है। क्यों है? भारत में ब्रिटेन के औपनिवेशिक हितों को बरकरार रखने के लिए। इसी विलियम जोन्स ने यह भी प्रतिपादित कर दिया कि मूलतः यूरोपीय भाषाएं संस्कृत और ईरानी भाषा से मिलती जुलती हैं। मूलतः यूरोपीय भाषाएं संस्कृत और ईरानी भाषा से मिलती हैं। इसका मतलब अब पश्चिमी देशों में भारतीय संस्कृति के अध्ययन की गहरी रुचि जग गई। अगला पॉइंट कि विलियम जोन्स ने प्रतिपादित किया, विलियम जोन्स ने प्रतिपादित क्या किया? यूरोपीय भाषाएं संस्कृत और ईरानी भाषाओं से मिलती हैं, बहुत मिलती हैं। यूरोपीय भाषाएं, यूरोपीय भाषाएं संस्कृत ईरानी भाषाओं से मिलती हैं। परिणामतः पश्चिमी देशों में भारतीय संस्कृति के अध्ययन की गहरी रुचि जग गई। इसीलिए तो पश्चिमी देशों में संस्कृत के अध्ययन के लिए आचार्य पद सृजित किए गए, चेयर्स की स्थापना की गई, पीठ की स्थापना की गई। अगले पॉइंट में पश्चिमी देशों में संस्कृत के अध्ययन के लिए चेयर्स बने, पीठ बने, आचार्य पद सृजित हुए। आचार्य पद सृजित हुए। ये हो क्या रहा है कि किस प्रकार प्राचीन भारतीय इतिहास का अध्ययन आधुनिक ढंग से शोध हो रहा है ताकि भारत में ब्रिटेन के औपनिवेशिक हितों को सदियों तक बरकरार रखा जा सके। अगला पॉइंट, भारतीय विद्या अध्ययन को, भारतीय संस्कृति के अध्ययन को सबसे अधिक बढ़ावा जर्मनी के विद्वान एफ मैक्स मूलर ने दिया। ये हैं तो जर्मनी के, परंतु उनके जीवन का अधिकांश हिस्सा ब्रिटेन में, लंदन में बीता। तो अगले कीवर्ड में हम देखें कि भारतीय विद्या अध्ययन को सबसे अधिक बढ़ावा एफ मैक्स मूलर ने दिया। हैं जर्मनी के, लेकिन इनके जीवन का अधिकांश हिस्सा इंग्लैंड में बीता। अगले कीवर्ड में हम देखें मैक्स मूलर,
मैक्स मूलर ने भारतीय विद्या अध्ययन को सबसे अधिक बढ़ावा दिया। तो भारतीय संस्कृति को सबसे अधिक बढ़ावा दिया। 1857 का जब विद्रोह हुआ तो ब्रिटिश शासकों की आंखें खुल गईं कि जिन विदेशी लोगों पर हमें शासन करना है, यह लाजमी है, यह जरूरी है कि उनके प्राचीन रीति रिवाजों एवं सामाजिक व्यवस्थाओं का अंग्रेजों को गहन ज्ञान होना ही चाहिए, तभी हम विदेशी धरती पर विदेशी लोगों पर शासन कायम कर सकते हैं। मैं आपको ये बताने का प्रयास कर रहा हूं कि प्राचीन भारत के इतिहास को आधुनिक ढंग से अंग्रेज जो अनुसंधान कर रहे हैं, उसका उद्देश्य यह था कि वे यहां पर लंबे समय तक शासन करना चाहते थे। अगला पॉइंट, अगले कुछ कीवर्ड में हम क्या लिखें कि 1857 के विद्रोह ने ब्रिटिश शासकों की आंखें खोल दी। उन्हें महसूस हुआ कि जिन विदेशी लोगों पर उन्हें शासन करना है, उनके रीति रिवाजों एवं सामाजिक व्यवस्थाओं का उन्हें गहन अध्ययन करना पड़ेगा ही। कीवर्ड में हम क्या लिखें, 1857 के विद्रोह ने ब्रिटिश शासकों की आंखें खोल दी। ब्रिटिश शासक आंखें खोल दी। उन्होंने महसूस किया कि भारत के प्राचीन रीति रिवाजों सामाजिक व्यवस्थाओं का अध्ययन करना उन्हें जरूरी है। रीति रिवाजों सामाजिक व्यवस्थाओं का अध्ययन करना उन्हें जरूरी है। इसी तरह क्रिश्चियन मिशन के धर्म प्रचारकों ने प्राचीन भारतीय इतिहास का अध्ययन केवल इसलिए किया कि हिंदू धर्म की दुर्बलताओं का पता लगा सके और यहाँ के लोगों को क्रिश्चियन बना सके और ब्रिटिश साम्राज्य को मजबूती दे सके। मैंने आपको ये बताया कि क्रिश्चियन मिशन के धर्म प्रचारकों ने प्राचीन भारतीय इतिहास का अध्ययन केवल इसलिए कर डाला कि हिंदू धर्म की दुर्बलताओं को वो पता लगा सके और यहाँ के लोगों को क्रिश्चियन बना सके, जिससे ब्रिटिश साम्राज्य मजबूत होगा ही। तो यहाँ के कीवर्ड में हम क्या लिखें, क्रिश्चियन मिशन हिंदू धर्म की दुर्बलताओं का ये अध्ययन कर रहे थे। हिंदू धर्म की दुर्बलता का अध्ययन करके यहां के लोगों को क्रिश्चियन बना सके और इससे ब्रिटिश साम्राज्य मजबूत होगा। हम किस स्थिति में आकर पहुंचे हैं कि ब्रिटिश शासकों की आंखें खुल गईं कि जिन विदेशी लोगों पर हमें शासन करना है, उनके रीति रिवाजों सामाजिक व्यवस्थाओं का गहन अध्ययन करना पड़ेगा। क्रिश्चियन मिशन के धर्म प्रचारक भी हिंदू धर्म की दुर्बलताओं को जानने के लिए प्राचीन इतिहास का अध्ययन कर रहे थे। इसी के परिणाम स्वरूप मैक्स मूलर के संपादकत्व में भारी मात्रा में, विशाल मात्रा में, विपुल मात्रा में प्राचीन भारतीय ग्रंथों का अंग्रेजी में अनुवाद 50 खंडों में हुआ। किस नाम से? सेक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट नाम से। मैं आपको ये बताया कि मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की है कि किस प्रकार प्राचीन धार्मिक ग्रंथों का अब विशाल मात्रा में, विपुल मात्रा में, भारी मात्रा में अंग्रेजी में अनुवाद हो रहा है, ताकि उसे पढ़कर अंग्रेज यहां की दुर्बलताओं को जान सकें। मैक्स मूलर के संपादकत्व में 50 खंडों में यहां के धार्मिक ग्रंथों का अनुवाद अंग्रेजी में हुआ। किस नाम से? सेक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट। तो कीवर्ड में हम देखेंगे 7वां कीवर्ड मैक्स मूलर। पुनः मैक्स मूलर के संपादकत्व में 50 खंडों में
अंग्रेजी में अनुवाद हुआ, अंग्रेजी में अनुवाद हुआ किस नाम से? सेक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट। किस नाम से? सेक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट नाम से। इसमें विशाल मात्रा में प्राचीन भारतीय धार्मिक ग्रंथ थे, कुछ मात्रा में चीनी भाषा के ग्रंथ, कुछ मात्रा में ईरानी भाषा के ग्रंथ। तो इसमें हम कीवर्ड में जरूर लिखेंगे कुछ मात्रा में, कुछ चीनी, कुछ ईरानी भाषा के भी ग्रंथ थे। लेकिन सेक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट सीरीज जो 50 खंडों में प्रकाशित हुई थी, मैक्सिमम मात्रा में, विशाल मात्रा में, विपुल मात्रा में, भारी मात्रा में प्राचीन भारतीय धार्मिक ग्रंथों का ही अंग्रेजी में अनुवाद कराया गया मैक्स मूलर के संपादकत्व में। अब हम देखते हैं कि विशाल मात्रा में किताबों का अनुवाद अंग्रेजी भाषा में हो गया। इन अनुवादों की प्रस्तावनाओं में और यहां तक कि लिखी गई नई नई पुस्तकों में प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में पाश्चात्य विद्वानों ने कुछ सामान्य निष्कर्ष दिए। सामान्य निष्कर्ष बड़े ही भयावह थे। मैं आपको बताने का ये प्रयास कर रहा हूं कि जब मैक्स मूलर के संपादकत्व में विशाल मात्रा में प्राचीन धार्मिक ग्रंथों का अनुवाद हो गया, तो इन अनुवादों की प्रस्तावनाओं में तथा कालांतर में जो ब्रिटिश विचारक, पश्चिमी विचारक यहां नई नई किताबें लिख रहे थे, उन किताबों में प्राचीन भारतीय इतिहास के संबंध में जो सामान्य निष्कर्ष दिए गए, वे निष्कर्ष बड़े ही भयावह थे। तो इस बात को थोड़ा सा कीवर्ड में हम लिखने का प्रयास करें अगले पॉइंट के रूप में। उपर्युक्त अनुवादों की प्रस्तावनाओं में तथा नई नई किताबों में, इसी आधार पर जो नई नई किताबें लिखी गई, नई नई किताबों में प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जो निष्कर्ष दिए गए बड़े ही भयावह थे। निष्कर्ष जो दिए गए वे बड़े ही भयावह थे। भारतीय विचारकों, भारतीय विद्वानों की दृष्टि में ये बड़े ही भयावह थे। हम किस स्थिति में आकर पहुंच चुके हैं कि किताबों का अनुवाद हो गया, नई नई किताबें लिख दी गई। ये जो अनुवाद हुए हैं, इन अनुवादों की प्रस्तावनाओं में भी प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में जो भी निष्कर्ष दिए गए वे बड़े ही भयावह थे। अब अगले पॉइंट के रूप में अगर हम देखें तो ऐसे ही जो भयावह निष्कर्ष थे, हम एक विचारक का नाम लेना चाहेंगे, विसेंट आर्थर स्मिथ। विसेंट आर्थर स्मिथ की कृति है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। विसेंट आर्थर स्मिथ की कृति है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। उन्होंने इस कृति में ऐसे ही कुछ निष्कर्ष, ऐसे ही कुछ भयावह निष्कर्ष के बारे में बातें की हैं। उन्होंने अपनी इस कृति में ऐसे ही कुछ भयावह निष्कर्षों के बारे में बातें की हैं, जैसे 9वां पॉइंट, जैसे प्राचीन भारतीयों को इतिहास में तिथि क्रम का बोध नहीं था, काल निर्धारण का बोध नहीं था। इन निष्कर्षों में मैं पहला निष्कर्ष आपको क्या बताऊंगा, जो कमी है प्राचीन भारतीय लोगों का, जो अंग्रेजों के हिसाब से, अंग्रेजों के दृष्टिकोण से, कि प्राचीन भारतीयों को तिथि क्रम का बोध नहीं था। अर्थात यदि प्राचीन काल में कोई घटना घट जाती थी तो वो उसका अंकन नहीं कर पाते थे कि यह किस ईस्वी में हुआ, किस तारीख को हुआ, किस दिन हुआ, वो उसका अंकन नहीं कर पा रहे थे।
भारत, अर्थात इन लोगों के हिसाब से कि प्राचीन भारतीयों में तिथि क्रम का बोध नहीं था, तो पहला कीवर्ड रहेगा तिथि क्रम का बोध न होना, केवल तिथि क्रम, केवल तिथि क्रम। इसी तरह दूसरे उनके जो सामान्य निष्कर्ष हैं प्राचीन भारतीय लोगों के बारे में, जो भारतीय दृष्टिकोण से बड़े ही भयावह हैं, क्या कि प्राचीन भारत के लोग पारलौकिक आध्यात्मिक जीवन में ही डूबे रहते थे, उनका अलौकिक जीवन, वास्तविक जीवन, भौतिक जीवन से कुछ भी लेना देना नहीं था। ये एक तरीके से प्राचीन भारत के लोगों की बड़ी बेइज्जती हो रही थी। दूसरा उन्होंने निष्कर्ष क्या दिया कि प्राचीन भारत के लोग पारलौकिक जीवन, आध्यात्मिक जीवन में ही डूबे रहते थे, अलौकिक जीवन, वास्तविक जीवन, भौतिक जीवन से उनका कुछ भी लेना देना नहीं था। अगला कीवर्ड पारलौकिक जीवन, पारलौकिक जीवन, आध्यात्मिक जीवन में ही वे डूबे रहते थे, आध्यात्मिक जीवन में ही डूबे रहते थे, वास्तविक जीवन से उनका कुछ भी लेना देना नहीं था। अगला निष्कर्ष वो भारतीयों के बारे में क्या कहते हैं कि वर्ण व्यवस्था, जाति प्रथा की वजह से पूरे समाज में सामाजिक भेदभाव चरम की स्थिति में था। तो अगले निष्कर्ष के बारे में उनका क्या कहना है कि वर्ण व्यवस्था की वजह से सामाजिक भेदभाव चरम स्थिति पर था। सामाजिक भेदभाव, सामाजिक भेदभाव चरम स्थिति में था। इसी तरह उनका यह भी कहना है कि प्राचीन भारतीयों के बारे में कि ये लोग स्वेच्छाचारी शासन के आदी हैं, अर्थात तानाशाही राजा ही प्राचीन भारतीय इतिहास में हुए। मनमानी शासन था, जंगल राज था, कानून का शासन नहीं था। तो वे भारतीयों के बारे में, प्राचीन भारतीयों के बारे में अगला निष्कर्ष क्या निकालते हैं कि भारत सदियों से स्वेच्छाचारी शासन वाला देश रहा है। केवल स्वेच्छाचारिता, स्वेच्छाचारिता से तात्पर्य है मनमानी राजाओं वाला, तानाशाही राजाओं वाला, जंगल राज वाला क्षेत्र भारत रहा है। उनका अगला निष्कर्ष यह भी है कि प्राचीन भारतीयों में राष्ट्रीय भावना का एहसास नहीं, प्राचीन भारतीयों में राष्ट्रीय भावना का एहसास नहीं, प्राचीन भारतीयों में स्वशासन का अनुभव नहीं। उनके कुछ और भी निष्कर्ष क्या हैं? प्राचीन भारतीयों में राष्ट्रीय भावना का एहसास नहीं तथा स्वशासन का अनुभव नहीं, स्वशासन का अनुभव नहीं। हम ये समझ सकते हैं कि किस प्रकार प्राचीन भारतीय के लोगों के संदर्भ में कहा जा रहा है कि इन्हें तिथि क्रम का बोध नहीं, स्वेच्छाचारी शासन वाला यह देश रहा है, यहाँ के लोग पारलौकिक जीवन में ही डूबे रहे, यहाँ सामाजिक भेदभाव बहुत ही चरम स्थिति में था, राष्ट्रीय भावना का एहसास नहीं, स्वशासन का अनुभव नहीं। विसेंट आर्थर स्मिथ अपनी कृति अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो 1904 में प्रकाशित हुई, उस किताब में राजनीतिक इतिहास की प्रधानता है और उसमें सिकंदर के आक्रमण को 1/3 स्थान दिया गया है। तो क्या कहने का मतलब यह भी है कि वर्तमान आधुनिक भारत में जब ब्रिटेन भारत में आया तो कहीं न कहीं सिकंदर प्राचीन काल में भारत आया था, तो वे
आधुनिक काल में जब अंग्रेज भारत आए तो उसे वे न्यायोचित ठहराने की कोशिश कर रहे थे। तो मैं आपको ये बताने का प्रयास कर रहा हूं कि विसेंट आर्थर स्मिथ की कृति जो अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया है, जो 1904 में प्रकाशित हुई, प्राचीन भारत के इतिहास की पहली सुव्यवस्थित पुस्तक है। इस पुस्तक में राजनीतिक इतिहास को मान्यता को ही प्रधानता दी गई और इस पुस्तक के 1/3 हिस्से में केवल सिकंदर के आक्रमण का उल्लेख है। इससे वह यह सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर अंग्रेज इस दौर में भारत आए हैं तो कोई भी बुरी बात नहीं है, ऐसा भारत में हमेशा होता रहा है। तो इसमें कीवर्ड में हम देखें कि विंसेंट आर्थर स्मिथ की कृति जो 1904 में प्रकाशित हुई, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया राजनीतिक, इस कृति में राजनीतिक विषय ही को ही प्रधान बनाया गया है। राजनीतिक प्रधानता सिकंदर के आक्रमण का इनकी कृति में 1/3 स्थान, सिकंदर के आक्रमण का 1/3 स्थान इनकी कृति में मिलता है। ये जो सामान्य निष्कर्ष प्राचीन भारतीयों के बारे में दिए, वही कि स्वेच्छाचारी शासन वाला देश रहा है भारत, स्वेच्छाचारी शासन वाला देश रहा है और भारतीयों को राजनीतिक एकीकरण का अनुभव ब्रिटिश शासन की स्थापना के पश्चात ही हुआ। इसके पहले इन्हें कभी भी राजनीतिक एकीकरण का अनुभव प्राप्त नहीं था। इनके आगे के कीवर्ड में हम क्या लिखें कि ये पुनः निष्कर्ष क्या देते हैं कि भारत स्वेच्छाचारी शासन वाला देश, पुनः एक बार कीवर्ड स्वेच्छाचारी वाला देश है। इन्हें कभी भी राजनीतिक एकीकरण का अनुभव नहीं हुआ। ये तो ब्रिटेन के लोग हैं, ब्रिटिशवासी हैं, ब्रिटिश शक्ति है जो पूरे भारत को एक कर दी। यह राजनीतिक एकीकरण प्राचीन भारतवासियों को अतीत में कभी नहीं मिला था। ये कितने भयावह निष्कर्ष भारत के बारे में ये दे रहे हैं। तो अगला कीवर्ड हम क्या लिखें कि ब्रिटिश ने ही राजनीतिक एकीकरण किया भारत का, राजनीतिक एकीकरण भारत का किया। भारत के लोगों को इसके पहले कभी भी अनुभव नहीं था। विसेंट आर्थर स्मिथ यह भी कहते हैं कि प्राचीन भारतीय जो विद्वान थे उन्हें शासन का केवल एक ही रूप तानाशाही ही पसंद था और उन्हें कुछ भाता नहीं था। विसेंट आर्थर स्मिथ अपनी कृति अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में अगली बात वो क्या कहते हैं कि प्राचीन भारत के जो विद्वान थे उन्हें शासन का केवल एक ही रूप तानाशाही ही पसंद था। तो अगले कीवर्ड में हम क्या लिखें कि प्राचीन भारतीय विद्वानों को शासन का एक ही रूप तानाशाही पसंद था। एक रूप तानाशाही ही पसंद था। देखिए, इस स्थिति में अभी हम कहां आकर पहुंचे हैं कि किस प्रकार मैक्स मूलर के संपादकत्व में बड़ी मात्रा में, विशाल मात्रा में प्राचीन धार्मिक ग्रंथों का अनुवाद हो गया। उन अनुवादों की प्रस्तावनाओं में तथा नई लिखी गई पुस्तकों में भारत के बारे में कुछ सामान्य निष्कर्ष दिए जा रहे हैं। सारांश यह है कि ब्रिटिश इतिहासकारों ने प्राचीन भारत के बारे में जो व्याख्या की है उसका उद्देश्य ही था भारत के चरित्र और उपलब्धियों को नीचा दिखाना। उनके ये सारे दावे भ्रामक हैं, अत्युक्तिपूर्ण हैं और ये दावे
केवल इसलिए थे कि भारत में ब्रिटिश तानाशाही को लंबे समय तक कायम किया जा सके। अगले कीवर्ड में हम क्या लिखें कि किस प्रकार ये जो ब्रिटिश दावे केवल भ्रामक और अत्युक्तिपूर्ण हैं। ब्रिटिश दावे भ्रामक अत्युक्तिपूर्ण हैं। अत्युक्तिपूर्ण हैं जो एक तरीके से भारत में ब्रिटिश तानाशाही को लंबे समय तक बनाए रखना चाहते हैं। भारत में ब्रिटिश तानाशाही की निरंतरता को बनाए रखना चाहते हैं। तो हम किस निष्कर्ष पर अभी तक आकर पहुंच चुके हैं कि किस प्रकार विसेंट आर्थर स्मिथ अपनी कृति अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में भारत के बारे में कहता है कि यहाँ जो सिकंदर का आक्रमण हुआ है वो बिल्कुल सही हुआ है, क्योंकि भारत को सिकंदर के आक्रमण की जरूरत थी। यहाँ बिल्कुल जंगल राज था। दूसरे बारे में वो क्या कहता है, यहाँ स्वेच्छाचारिता वाला यह देश था, मनमानी राजा यहाँ रहते थे और भारतीयों को कभी भी राजनीतिक एकीकरण का अनुभव नहीं था। वो तो ब्रिटिश थे जो भारत में राजनीतिक एकीकरण के हिमालय से कन्याकुमारी, ब्रह्मपुत्र की घाटी से सिंधु नदी के पार तक पूरे क्षेत्र को ब्रिटिश शक्ति ही मिला पाए, भारतीय कभी ऐसा कर नहीं पाए थे। आगे हम देखेंगे कि किस प्रकार अगले पॉइंट में कि विसेंट आर्थर स्मिथ और अन्य विद्वानों की जो बातें थी वो किस तरीके से प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में जो सामान्य निष्कर्ष दे रहे थे, उसी में कुछ निष्कर्ष और है, जैसे कि प्राचीन भारत में एक छत्र एकाधिकारी शासन की परंपरा रही है। प्राचीन भारत में एक छत्र एकाधिकारी शासन की परंपरा रही है। ये बात वो कहकर ये सिद्ध करने का प्रयास कर रहे थे कि अगर भारत में हम वायसराय के हाथों में सारी शक्तियां दे दिए हैं तो ये कोई भी बुरी बात नहीं है। प्राचीन काल में तो एक छत्र एकाधिकारी शासन की परंपरा ही रही है, तो अगर आज हम वायसराय को सारी शक्तियां दे दिए हैं तो ये कोई भी बुरी बात नहीं है। तो अगले कीवर्ड में हम क्या लिखें कि भारत में एक छत्र एकाधिकारी शासन की परंपरा रही है। एक छत्र एकाधिकारी शासन की परंपरा रही है, तो अगर हम वायसराय को सारी शक्तियां दे दिए हैं तो ये कोई भी बुरी बात नहीं है। वायसराय को सारी शक्तियां अगर हम दे दिए हैं तो ये कोई बुरी बात नहीं है। कहने का मतलब ये है, वो पहले ये सिद्ध कर रहे हैं कि भारत में प्राचीन काल से ही तानाशाही एकाधिकारी एक छत्र शासन की परंपरा रही है। अगर वर्तमान में हम वायसराय के हाथों में ये शक्तियां दे रहे हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये बहुत बड़ा हम कुछ ऐसा जो है बहुत भारत के विरोध में कुछ हम कर रहे हैं। इसी तरीके से उनका यह भी कहना था कि प्राचीन भारत के लोग पारलौकिक आध्यात्मिक जीवन में ही डूबे रहते हैं, तो उनके अहलौकिक जीवन की देखभाल ब्रिटिश पदाधिकारी ही तो करेंगे। अगले कीवर्ड में हम देखेंगे कि क्या वो कह रहे हैं कि प्राचीन भारत के लोग जब आध्यात्मिक एवं पारलौकिक जीवन में ही डूबे रहते हैं, आज भी स्थिति वही है, तो अहलौकिक जीवन की देखभाल ब्रिटिश पदाधिकारी ही तो करेंगे। तो कीवर्ड में हम देखेंगे अहलौकिक जीवन की देखभाल कौन करेगा? ब्रिटिश पदाधिकारी ही तो करेंगे। इसी तरह इनका यह भी कहना था कि अतीत में भारतीयों को कभी
स्वशासन का अनुभव नहीं रहा, तो भला ये वर्तमान में अपना शासन कैसे कर पाएंगे, इसलिए भारत में ब्रिटेन की आवश्यकता है। उनका क्या कहना है कि अतीत में भारतीयों को कभी स्वशासन का अनुभव नहीं रहा, तो भला वर्तमान में वे अपना शासन कैसे कर पाएंगे, इसलिए भारत में ब्रिटेन की आवश्यकता है। तो अगले कीवर्ड में हम क्या लिखें? अतीत में भारतीयों को कभी भी स्वशासन का अनुभव नहीं, स्वशासन का अनुभव नहीं, तो भला वर्तमान में वे कैसे शासन अपना कर पाएंगे। भला वर्तमान में कैसे वे अपना शासन कर पाएंगे। इन कीवर्ड के माध्यम से ही आपको अपना सेंटेंस बनाना है, और उस सेंटेंस को एक दो बार आप पढ़ेंगे, उसके लिए आपको बार बार इस वीडियो को देखने की जरूरत नहीं है। तो हम अभी तक इस संदर्भ में इस निष्कर्ष पर पहुंच चुके हैं कि ब्रिटिश पदाधिकारी, ब्रिटिश पाश्चात्य विद्वान, जो भी पश्चिमी विचारक हैं, जो भी ये निष्कर्ष दे रहे हैं, उन सब की सारी नीयत यही है, भीतरी नीयत यही है कि भारतीय अपना स्वशासन नहीं कर सकते। सोचिए, वो इस देश में आ चुके हैं और इस देश के बारे में उनका निष्कर्ष क्या है कि भारतीयों को तिथि क्रम का ज्ञान नहीं। भारत स्वेच्छाचारी शासन वाला देश रहा है, तानाशाही शासन वाला देश रहा है। यहाँ के लोग आध्यात्मिक पारलौकिक जीवन में ही डूबे रहते हैं, सामाजिक भेदभाव बहुत चरम स्थिति में है। यहाँ के लोगों में कभी राष्ट्रीय भावना नहीं थी, कभी स्वशासन का अनुभव नहीं था। तो क्या भारत के वे विद्वान जो पाश्चात्य शिक्षा उन दिनों पाए थे, क्या ये चुप रहने वाले थे? उनकी प्रतिक्रिया लाजमी थी। अर्थात कहने का मतलब है कि 10 पॉइंट तक हम अभी तक ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि किस प्रकार उपनिवेशवादियों के विचार क्या थे। अब अगले हिस्से में 11वें पॉइंट से हम राष्ट्रवादियों के विचार के योगदान के बारे में बात करेंगे। एक तरीके से यह उत्तर होगा इस 10 पॉइंट का, एक तरीके से यह प्रतिक्रिया होगी इन 10 पॉइंट की। मैं आपको अब ये बताने का प्रयास कर रहा हूं कि किस प्रकार भारतीयों को बताया जा रहा है कि आप लोगों में कभी राष्ट्रीय भावना का संचार नहीं था, स्वशासन के आप योग्य नहीं है, क्योंकि अतीत में आप स्वशासन कभी किए ही नहीं है। तो इस संदर्भ में राष्ट्रवादी भारत के वे भारतीय विद्वान जो पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त किए हुए थे, उन सब के लिए एक भारी चुनौती बनकर सामने आई। एक तरफ उपनिवेशवादी इतिहास को तोड़ मरोड़ कर भारत के अतीत की छवि को धूमिल करना चाह रहे थे, और दूसरी तरफ ये राष्ट्रवादी इस बात से भी दुखी थे कि वास्तविक रूप में भारत का जो समाज है, ब्रिटेन के फलते फूलते समाज का वो कहीं मुकाबला भी नहीं करता। तो कहने का मतलब यह है कि जो पाश्चात्य शिक्षा को प्राप्त किए हुए भारतीय विद्वान अब 2 तरीके से जो है ब्रिटिश प्रतिक्रिया देने वाले थे। एक कि उपनिवेशवादी किस प्रकार इतिहास को तोड़ मरोड़ कर भारत के अतीत की छवि को धूमिल कर रहे हैं, और दूसरी तरफ ये राष्ट्रवादी अब आधुनिक भारत के समाज को भी बनाने का प्रयत्न करेंगे। तो इसमें कीवर्ड में हम देखेंगे 11वां पॉइंट। कीवर्ड में हम क्या लिखेंगे कि राष्ट्रवादी मैदान में उतरे, या भारतीय विद्वान मैदान में उतरे, दृढ़ संकल्प के साथ मैदान में उतरे। क्यों उतरे? उन्हें एक तरफ वर्तमान जो पतनोन्मुख भारतीय समाज था उसे आधुनिक भी बनाना था, भारतीय इतिहास का पुनर्निर्माण भी करना था, और स्वशासन के बीज को भी खोजना था कि प्राचीन काल में हमारे पास स्वशासन था। तो कहने का मतलब है कि अगले कीवर्ड में हम देखते हैं कि किस प्रकार राष्ट्रवादी
राष्ट्रवादी राष्ट्रवादी जो है 3 तरीके से काम करेंगे। पहला, आधुनिक आधुनिक समाज बनाने का प्रयास होगा। प्राचीन भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण का कार्य होगा, क्योंकि पश्चिमी विचारक प्राचीन भारतीय इतिहास को तोड़ मरोड़ रहे हैं, तो प्राचीन भारतीय इतिहास का पुनर्निर्माण भी होगा। प्राचीन भारतीय इतिहास का पुनर्निर्माण भी होगा। प्राचीन भारतीय इतिहास का पुनर्निर्माण भी होगा। पुनर्निर्माण भी होगा और स्वशासन के आधार को भी तलाशा जाएगा। प्राचीन भारत में स्वशासन की खोज भी की जाएगी। कहने का मतलब है, राष्ट्रवादियों की एक लहर चल पड़ी। उपर्युक्त जो 10 पॉइंट थे उसकी प्रतिक्रिया के लिए, क्योंकि पाश्चात्य विद्वानों ने, पश्चिमी विचारकों ने किस प्रकार के भयावह निष्कर्ष भारत के अतीत के बारे में दिए थे, उनकी प्रतिक्रिया के लिए राष्ट्रवादियों की एक लहर दौड़ पड़ी। इसमें कुछ राष्ट्रवादी तो ऐसे थे जो हिंदू पुनर्जागरण, ब्राह्मणवाद की लहर में बह गए। कहने का मतलब यह है कि राष्ट्रवादियों की जो अब ये लहर चलेगी, उसमें कुछ ऐसे लोग हैं जो प्राचीन काल में हिंदू पुनर्जागरण, ब्राह्मणवाद की भावना से जो है जुड़ जाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो प्राचीन भारतीय इतिहास के प्रति तर्कनिष्ठ, वस्तुनिष्ठ रुख अपनाए थे। मैं बस आपको ये बताने का प्रयास कर रहा हूं कि किस प्रकार राष्ट्रवादियों में भी कई तरीके के लोग थे। एक ऐसे थे जो हिंदू पुनर्जागरण एवं ब्राह्मणवाद की खोज प्राचीन अतीत में कर रहे थे, जबकि कुछ ऐसे थे जो थोड़ा अधिक तार्किक, अधिक वस्तुनिष्ठ थे। तो इसमें कीवर्ड में हम क्या लिखेंगे कि किस प्रकार कुछ चिंतक, कुछ राष्ट्रवादी हिंदू पुनर्जागरण की लहर में बहे। हिंदू पुनर्जागरण, हिंदू पुनर्जागरण से संबंधित चिंतक और कुछ वस्तुनिष्ठ एवं तर्कनिष्ठ रुख अपनाए रहे। जबकि कुछ कैसे थे, कुछ प्राचीन भारतीय इतिहास को तर्कनिष्ठ नजरिए से, वस्तुनिष्ठ नजरिए से देखने का प्रयास कर रहे थे। तर्कनिष्ठ, वस्तुनिष्ठ नजरिए से देखने का प्रयास कर रहे थे। इस द्वितीय कोटि में आते हैं राजेंद्र लाल मित्र, जिन्होंने बहुत सारे वैदिक मूल ग्रंथों का प्रकाशन किया, खुद एक किताब लिखी इंडो आर्यंस, और एक जबरदस्त पुस्तिका लिखकर यह सिद्ध कर दिया कि प्राचीन भारत के लोग गोमांस खाते थे। हालांकि वे इस निष्कर्ष पर भी आए कि गाय की वजह से ही उनका परिवार पलता है, उस गोमांस को वो खाना बंद कर दिए। तो इस तर्कनिष्ठ, वस्तुनिष्ठ में एक नाम आया है राजेंद्र लाल मित्र का। अगले कीवर्ड में राजेंद्र लाल मित्र, राजेंद्र लाल मित्र जो वस्तुनिष्ठ एवं तर्कनिष्ठ रुख अपनाए रहे प्राचीन भारतीय इतिहास के प्रति, और इन्होंने कई मौलिक वैदिक ग्रंथ प्रकाशित किए। मौलिक वैदिक ग्रंथ प्रकाशित किए, इंडो आर्यंस नामक पुस्तक लिखी। इंडो आर्यंस नामक पुस्तक लिखी और यह सिद्ध कर दिया कि प्राचीन भारत के लोग गोमांस खाते थे। हालांकि
गाय की वजह से ही उनका परिवार पलता था। इस तर्क के कारण उन्होंने गाय के मांस को खाना छोड़ दिया। आगे हम देखते हैं कि प्राचीन काल के लोग गोमांस खाते थे, बाद में इसे जो है बंद कर दिया गया। मैं बस ये बताने का प्रयास कर रहा हूं कि किस प्रकार राष्ट्रवादियों की एक फौज खड़ी हो गई। कुछ राष्ट्रवादी ऐसे थे जो हिंदू पुनर्जागरण ब्राह्मणवाद की लहर में बह गए, और कुछ ऐसे थे जो प्राचीन भारतीय इतिहास के प्रति वस्तुनिष्ठ तर्कनिष्ठ रुख अपनाए रहे। कुछ ऐसे भी थे, कुछ विद्वानों ने यह सिद्ध कर दिया कि प्राचीन भारत में पाई गई जो वर्ण व्यवस्था थी वो श्रम आधारित थी, वह व्यवसाय आधारित थी, वह कर्म आधारित थी, और ऐसे ही समाज प्राचीन यूरोपीय समाजों में पाए गए थे। तो कैसे हम उनसे पिछड़ गए? कहने का मतलब यह है कि कुछ विद्वानों ने यह सिद्ध कर दिया कि प्राचीन काल में जो वर्ण व्यवस्था थी उसका आधार श्रम था, व्यवसाय था, कर्म था, और ऐसे ही प्राचीन यूरोपीय समाजों में थी। तो कैसे हम उनसे पिछड़ के, जैसा उनका समाज वैसे हमारा समाज, तो हम उनसे पिछड़े कैसे हैं? तो यहां पर कुछ की पॉइंट में हम क्या लिखें कि प्राचीन काल की जो वर्ण व्यवस्था थी वह श्रम प्रधान थी, और ऐसी ही वर्ण व्यवस्था प्राचीन यूरोपीय समाजों, प्राक औद्योगिक समाजों में भी पाई गई। ऐसे ही वर्ण व्यवस्था प्राचीन यूरोपीय समाजों एवं प्राक औद्योगिक समाजों में भी पाई गई। तो हम उनसे कैसे पिछड़ गए? मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूं कि किस तरीके से हम ब्रिटिश जवाब की प्रतिक्रिया कर रहे हैं कि उन्होंने प्राचीन भारतीय इतिहास के जो निष्कर्ष दिए थे उसकी हम प्रतिक्रिया कर रहे हैं। अगला पॉइंट, महाराष्ट्र में दो लोगों का नाम है। पहला रामकृष्ण गोपाल भंडारकर, दूसरे विश्वनाथ काशीनाथ राजवाड़े। ये दो समर्पित महापंडित निकले जिन्होंने प्राचीन भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए विभिन्न स्रोतों को बटोर लिया। ये हो क्या रहा है? यह एक घबराहट थी कि किस प्रकार उपनिवेशवादी भारत के अतीत को तोड़ मरोड़ रहे हैं, भारत के अतीत की छवि को धूमिल कर रहे हैं। उसे रोकने के लिए किस प्रकार हम देखते हैं कि महाराष्ट्र में रामकृष्ण गोपाल भंडारकर, विश्वनाथ काशीनाथ राजवाड़े, ये दो समर्पित कार्यकर्ता निकले, समर्पित पंडित निकले, जिन्होंने प्राचीन भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए अनेक स्रोतों को बटोरा। अगले कीवर्ड में हम इन दोनों मठाधीशों का नाम लिखते हैं। रामकृष्ण गोपाल भंडारकर, रामकृष्ण गोपाल भंडारकर। दूसरे हैं विश्वनाथ काशीनाथ राजवाड़े, विश्वनाथ काशीनाथ राजवाड़े। इन्होंने प्राचीन भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए अनेक स्रोतों को बटोरा। रामकृष्ण गोपाल भंडारकर तो दक्कन के सातवाहन वंश का पुनर्निर्माण कर डाले, वैष्णव संप्रदाय का पुनर्निर्माण कर डाले। मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूं कि जब रामकृष्ण गोपाल भंडारकर दक्कन के अर्थात उत्तरी महाराष्ट्र तेलंगाना का इलाका के
प्राचीन सातवाहन राजवंश का पुनर्निर्माण कर रहे थे, तो यह एक ब्रिटिशों को यह एक जवाब था कि प्राचीन काल में हमारे यहाँ राजवंश थे और विधिवत नियम के तहत ये राजवंश चलते थे, स्वेच्छाचारी शासन वाला देश हमारा नहीं रहा है। तो रामकृष्ण गोपाल भंडारकर क्या करते हैं, आपके दक्कन में सातवाहन वंश का पुनर्निर्माण करते हैं, वैष्णव संप्रदाय का पुनर्निर्माण करते हैं। क्रिश्चियन मिशन के धर्म प्रचारक बार बार हिंदू धर्म की दुर्बलताओं का लाभ उठा रहे थे, तो रामकृष्ण गोपाल भंडारकर वैष्णव संप्रदाय के माध्यम से उनका जवाब दे रहे हैं कि हमारे यहां भी एक परिपक्व संप्रदाय था जो मानवता की बात करता था। तो रामकृष्ण गोपाल भंडारकर के कृत्य में हम देखेंगे दक्कन के सातवाहन वंश का पुनर्निर्माण, वैष्णव संप्रदाय का पुनर्निर्माण। रामकृष्ण गोपाल भंडारकर के कृत्य में हम देखेंगे दक्कन के सातवाहन वंश का पुनर्निर्माण, वैष्णव संप्रदाय का पुनर्निर्माण, वैष्णव संप्रदाय का पुनर्निर्माण किए। और इन्हीं रामकृष्ण गोपाल भंडारकर ने यह सिद्ध कर दिया कि प्राचीन काल में विधवा विवाह होता था, तो आज विधवा विवाह करो। प्राचीन काल में बाल विवाह नहीं होता था, तो बाल विवाह मत करो। प्राचीन काल में जाति प्रथा में इतनी कठोरता नहीं थी, तो आज जाति प्रथा में इतनी कठोरता मत लाओ। कहने का मतलब यह है कि ये राष्ट्रवादी आधुनिक भारतीय समाज का भी निर्माण करना चाहते थे, जो कि पतनशील अवस्था में था, पतनोन्मुख अवस्था में था। तो रामकृष्ण भंडारकर के कुछ और कृत्य, इन्होंने ये बता दिया, इन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि प्राचीन काल में विधवा विवाह होता था, तो आज विधवा विवाह करो। प्राचीन काल में बाल विवाह नहीं था, तो आज बाल विवाह मत करो। प्राचीन काल में जाति प्रथा में इतनी कठोरता नहीं थी, तो आज जाति प्रथा में इतनी कठोरता मत लाओ। तो एक तरीके से यह आधुनिक भारतीय समाज को, भारतीय समाज को और भी आधुनिक बनाने का प्रयास था। तो इनके ही कृत्य में हम देखेंगे कि विधवा विवाह का समर्थन करते हैं, बाल विवाह का निषेध करते हैं, बाल विवाह का निषेध करते हैं, जाति प्रथा का खंडन करते हैं, जाति प्रथा का ये खंडन करते हैं। वहीं हमने अभी देखा कि विश्वनाथ काशीनाथ राजवाड़े ये विशुद्ध अनुसंधान की धुन में संस्कृत पांडुलिपियों को खोजने के लिए, मराठा इतिहास के साक्ष्यों को खोजने के लिए महाराष्ट्र के गांव-गांव घूमे। ये हो क्या रहा है, एक तरीके से ब्रिटिशों को जवाब दिया जा रहा है कि हमारा प्राचीन भारत का इतिहास इतना नकारात्मक नहीं था जितना कि तुमने अपनी पुस्तकों में, अनुवादों के माध्यम से, प्रस्तावनाओं में, लिखी नई नई पुस्तकों में हमारे बारे में जो तुमने सामान्य निष्कर्ष दे दिए, इतना नकारात्मक हमारा अतीत नहीं था। अगले पॉइंट के रूप में हम देखेंगे कि किस प्रकार विश्वनाथ काशीनाथ राजवाड़े विशुद्ध अनुसंधान की धुन में संस्कृत पांडुलिपियों की खोज करने के लिए तथा मराठा इतिहास की छानबीन करने के लिए यह महाराष्ट्र के गांव-गांव घूमे। कौन? विश्वनाथ काशीनाथ राजवाड़े। ये क्यों घूमे? एक तरीके से ब्रिटिशों को जवाब देना था कि हमारा प्राचीन भारत का इतिहास इतना नकारात्मक नहीं है जितना तुम यहां फैला रहे हो। अगला पॉइंट, विश्वनाथ काशीनाथ राजवाड़े। विश्वनाथ काशीनाथ राजवाड़े, काशीनाथ राजवाड़े संस्कृत पांडुलिपियों की खोज के लिए, संस्कृत पांडुलिपियों की खोज के लिए, मराठा इतिहास के साक्ष्य को ढूंढने के लिए, मराठा
इतिहास के साक्ष्य को ढूंढने के लिए महाराष्ट्र के गांव गांव घूमे, गांव गांव घूमे, गांव गांव घूमे और इनकी ये जो स्रोत हैं 1926 में 22 खंडों में प्रकाशित हुए। मैं आपको ये बता रहा हूं कि किस प्रकार विश्वनाथ काशीनाथ राजवाड़े विशुद्ध अनुसंधान की धुन में यह संस्कृत पांडुलिपियों की खोज के लिए, मराठा इतिहास के साक्ष्यों की खोज के लिए महाराष्ट्र के गांव गांव घूमे और इनके ये स्रोत 22 खंडों में 1926 में प्रकाशित हुए। उन्होंने मराठी भाषा में भारतीय विवाहों का इतिहास लिखा, जो कि वैदिक ग्रंथों एवं ठोस शास्त्रों पर आधारित था। इसके माध्यम से वे भारतीय विवाहों के विकास प्रक्रिया को लोगों को समझा पाए। तो ये गांव गांव घूमे, विश्वनाथ काशीनाथ राजवाड़े संस्कृत पांडुलिपियों मराठा इतिहास को ढूंढने के लिए गांव गांव घूमे और इनके ये स्रोत 1926 में 22 खंडों में प्रकाशित हुए। 1926 22 खंडों में प्रकाशित हुए। मराठी भाषा में इन्होंने भारतीय इतिहास का, मराठी भाषा में इन्होंने विवाह का इतिहास लिखा, विवाह का इतिहास लिखा। इसी तरह पांडुरंग वामन काड़े संस्कृत के प्रकांड पंडित एवं महान समाज सुधारक थे। इनकी कृति है हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र। इसके माध्यम से हम प्राचीन भारतीय सामाजिक नियमों, सामाजिक आचारों का अध्ययन कर सकते हैं। यह विश्वकोश है। अगले समर्पित पंडित कौन है, अगले समर्पित कार्यकर्ता कौन है? पांडुरंग वामन काड़े। इनकी कृति हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र, जो कि प्राचीन सामाजिक नियमों एवं आचारों का विश्वकोश है, इसके माध्यम से प्राचीन सामाजिक विकास प्रक्रियाओं का अध्ययन कर सकते हैं। इसके माध्यम से हम ब्रिटिशों को यह भी जवाब देने का प्रयास कर रहे हैं कि प्राचीन काल में भारत में जंगल राज नहीं था, स्वेच्छाचारिता नहीं थी, तानाशाही नहीं थी। जो भी कुछ चल रहा था सामाजिक नियमों एवं आचारों से ही चल रहा था। सुसभ्य यहाँ पर संस्कृति विद्यमान थी। अगले समर्पित कार्यकर्ता हैं पांडुरंग वामन काड़े। अगले समर्पित कार्यकर्ता हैं पांडुरंग वामन काड़े। इनकी कृति है हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र। 5 खंडों में प्रकाशित हुई थी। यह प्राचीन सामाजिक नियमों, प्राचीन सामाजिक आचारों का विश्वकोश है। सामाजिक नियम, सामाजिक आचार यह दिखाता है कि जो ब्रिटेन के लोगों ने हमें कहा कि तुम्हारा देश स्वेच्छाचारी शासन वाला देश है, मनमानी वाला, तो इन सामाजिक नियमों, इन सामाजिक आचारों से हम उन्हें जवाब दे रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो यह एक विश्वकोश है। किसका? सामाजिक नियमों आचारों का यह विश्वकोश है। इसके माध्यम से हम प्राचीन भारत की सामाजिक विकास प्रक्रियाओं का अध्ययन कर सकते हैं। इसी प्रकार से हम आगे भी देखेंगे कि किस प्रकार अधिकांश भारतीय विद्वानों ने भारत की राज्य व्यवस्था एवं राजनीतिक इतिहास का अध्ययन कर डाला। अधिकांश भारतीय विद्वानों ने भारत के राज्य व्यवस्था, भारत की राजनीतिक इतिहास का अध्ययन कर डाला और यह सिद्ध कर दिया कि भारत का अपना राजनीतिक इतिहास है और यहाँ के लोगों को प्रशासन की अच्छी खासी जानकारी थी। तो अब हम देख रहे हैं कि किस प्रकार यहाँ के विद्वान भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन करना शुरू कर डाले।
तो कीवर्ड में हम देखेंगे कि किस प्रकार अगले पॉइंट में भारतीय विद्वान विद्वान भारतीय विद्वान जो है राज्य व्यवस्था एवं राजनीतिक इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं और यह सिद्ध कर दिए कि भारत का अपना राजनीतिक इतिहास, भारत का अपना राजनीतिक इतिहास है, भारत का अपना राजनीतिक इतिहास है और यहाँ के लोगों को प्रशासन की अच्छी समझ है, प्रशासन की अच्छी समझ है। मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूं कि किस प्रकार अधिकांश विद्वान भारत की राज्य व्यवस्था, अधिकांश विद्वान भारत की राज्य व्यवस्था, भारत के राजनीतिक इतिहास का अध्ययन करना शुरू कर दिए। उसमें प्रथम नाम आएगा देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर, जिन्होंने अशोक का इतिहास लिखा तथा प्राचीन राजनीतिक संस्थाओं पर कई पुस्तकें लिख डाली। इसमें प्रथम नाम आएगा देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर। अभी पीछे थे रामकृष्ण गोपाल भंडारकर, लेकिन अब मैं बोल रहा हूं देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर, जिन्होंने अशोक का इतिहास लिखा और साथ ही प्राचीन भारतीय राजनीतिक संस्थाओं पर अनेक पुस्तकें लिख डाली। तो अगले समर्पित कार्यकर्ता में देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर, इन्होंने अशोक का इतिहास, इन्होंने अशोक का इतिहास लिखा, साथ ही प्राचीन राजनीतिक संस्थाओं पर कई पुस्तकें लिख डाली। प्राचीन राजनीतिक संस्थाओं पर कई पुस्तकें लिख डाली। देखिए, ब्रिटेन के लोग, पश्चिमी विचारक, पाश्चात्य विद्वान हमें यह कह रहे हैं कि आप स्वेच्छाचारी शासन वाले देश हैं, जंगल राज था, लेकिन हम ये सिद्ध करने का प्रयास करें कि हमारे यहां राजनीतिक संस्थाएं विद्यमान थी और वे सामाजिक नियमों, आचारों के माध्यम से चलती थी, स्वेच्छाचारिता वाली कोई बात नहीं थी। इसी तरह अगले समर्पित कार्यकर्ता के रूप में हम देखेंगे कि हेमचंद्र राय चौधरी, जिन्होंने महाभारत के काल से गुप्त साम्राज्य के अंत तक, दूसरे शब्दों में 10वीं सदी ईसा पूर्व से 6ठी सदी ईसवी तक प्राचीन भारत के इतिहास का पुनर्निर्माण कर डाला। हेमचंद्र राय चौधरी ने महाभारत के काल से गुप्त साम्राज्य के अंत तक या 10वीं सदी ईसा पूर्व से 6ठी सदी ईसवी तक प्राचीन भारतीय इतिहास का पुनर्निर्माण कर डाला। ये दिखाएं कि यहां निरंतरता है शासन प्रणाली की, यहां स्वेच्छाचारिता वाली कोई बात नहीं है। हेमचंद्र राय चौधरी ये यूरोपीय इतिहास के अध्यापक थे, तो इन्होंने अपनी पुस्तक में तुलनात्मक पद्धति को अपनाया और यह दिखा दिया कि जो तुम्हारे यहां वो हमारे यहां, तो तुम हमसे कैसे श्रेष्ठ। तो अगले समर्पित कार्यकर्ता हेमचंद्र राय चौधरी, हेमचंद्र राय चौधरी, इन्होंने प्राचीन भारतीय इतिहास का पुनर्निर्माण कहां से कहां, महाभारत से गुप्त साम्राज्य के अंत तक, महाभारत काल से गुप्त साम्राज्य के अंत तक इन्होंने जो है प्राचीन भारतीय इतिहास का पुनर्निर्माण किया। तो महाभारत का काल का तात्पर्य क्या है कि महाभारत के काल का तात्पर्य 10वीं सदी ईसा पूर्व से
गुप्त साम्राज्य के अंत अर्थात 6ठी सदी ईस्वी तक। एक तरीके से हम ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि किस प्रकार राष्ट्रवादी ब्रिटिश विचारकों का जवाब दे रहे हैं। लेकिन हम थोड़ी सी इस बात को भी समझने का प्रयास करें कि जैसे हेमचंद्र राय चौधरी जो है ये इस बात को करने में कुछ ऐसी भी बातें करते हैं जो कि तर्कनिष्ठ नहीं है। जैसे हेमचंद्र राय चौधरी अशोक की शांतिवादी नीति की आलोचना करते हैं। अशोक बौद्ध धर्म को अपना लिया और वह शांति के रास्ते पर चल रहा है, इसकी आलोचना हेमचंद्र राय चौधरी करते हैं। तो क्या यह हिंदू पुनर्जागरण के प्रभाव में नहीं है? क्या ये आपके ब्राह्मणवाद के विचारधारा में नहीं है? तो कहने का मतलब यह है कि राष्ट्रवादी उस समय के हिसाब से बढ़िया काम कर रहे थे, परंतु वे कुछ बातों को नजरअंदाज भी कर दे रहे थे, उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो हेमचंद्र राय चौधरी में हम कुछ कमियां जो ढूंढेंगे कि किस प्रकार ये अशोक की शांतिवादी नीति की आलोचना करते हैं, जिससे इनके अंदर हिंदू पुनर्जागरण का पुट मिलता है, कि किस प्रकार इनके अंदर हिंदू पुनर्जागरण का पुट मिलता है। हेमचंद्र राय चौधरी के ही संदर्भ में अशोक की शांतिवादी नीति के आलोचक, अशोक की शांतिवादी नीति के आलोचक, नीति के अशोक की शांतिवादी नीति के आलोचक के रूप में हम हेमचंद्र राय चौधरी को देखते हैं। लेकिन एक तरीके से हिंदू पुनर्जागरण के प्रभाव में इनकी कोशिशों को हम समझ सकते हैं। इसी प्रकार हमें यह भी पता है कि किस प्रकार मोटा मोटा अभी उत्तर भारत के ही इतिहास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। हम ये देख रहे हैं कि दक्षिण भारत के इतिहास पर अभी विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यहां तक कि दक्षिण भारत में उत्पन्न हुए महान इतिहासकार के नीलकंठ शास्त्री ने अपनी कृति आपके ए हिस्ट्री ऑफ इंडियन में वे दक्षिण भारत के इतिहास के बारे में कुछ नहीं लिखते, लेकिन यही नीलकंठ शास्त्री जब एक दूसरी किताब लिखते हैं ए हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया, तो उसके माध्यम से वे साउथ इंडिया के बारे में भी बात करते हैं। नीलकंठ शास्त्री पर भी ब्राह्मणवाद, हिंदू पुनर्जागरण का प्रभाव था, क्योंकि ये दक्षिण भारत में ब्राह्मणों की सांस्कृतिक उत्कृष्टता का प्रतिपादन करते हैं और यह कहते हैं कि दक्षिण भारत में समाज में अच्छी समरसता थी। तो मैं बस आपको ये बताने का प्रयास कर रहा हूं कि किस प्रकार नीलकंठ शास्त्री जो दक्षिण भारत के इतिहास से जुड़ गए, इनके अंदर भी कुछ हिंदू पुनर्जागरणवाद की भावना थी और इन्होंने बताया कि दक्षिण भारत में ब्राह्मणों की सांस्कृतिक उत्कृष्टता थी और समाज में अच्छी समरसता थी। तो नीलकंठ शास्त्री के बारे में हम कुछ बातें बताने का प्रयास करेंगे। नीलकंठ शास्त्री की दो कृतियां, एक ए हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया, नीलकंठ शास्त्री, नीलकंठ शास्त्री की पहली कृति ए हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया, एंशिएंट
इंडिया और दूसरी कृति ए हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया, ए हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया, साउथ इंडिया। इस कृति के बहाने नीलकंठ शास्त्री ब्रिटिश विचारकों को ये जवाब दे रहे हैं कि दक्षिण भारत में भी राजनीतिक संस्थाएं मौजूद थी, ब्राह्मणों की सांस्कृतिक प्रति उत्कृष्टता वहां विद्यमान थी, समाज में अच्छी समरसता थी, तानाशाही स्वेच्छाचारिता का अभाव नहीं था। तो इस कृतियों के माध्यम से वे क्या बताने का प्रयास करेंगे कि ब्राह्मणों की सांस्कृतिक उत्कृष्टता, सांस्कृतिक उत्कृष्टता, ब्राह्मणों की सांस्कृतिक उत्कृष्टता, साथ ही समाज में अच्छी समरसता, समाज में अच्छी समरसता, समरसता विद्यमान थी। यहां तक कि नीलकंठ शास्त्री दक्षिण भारत के अनेक राजवंशों पर प्रबंध पुस्तकें लिख डाले। दक्षिण भारत के अनेक राजवंशों पर, अनेक राजवंशों पर प्रबंध पुस्तक लिख डाले। यह एक तरीके से ब्रिटिशों को जवाब है कि दक्षिण भारत के भी क्षेत्र में अलग अलग हिस्से में राजवंश विद्यमान थे और वहां पर शासन नियमों के तहत चल रहा था, स्वेच्छाचारिता की कोई बात नहीं थी। अगर हम आगे देखेंगे अगले पॉइंट के रूप में 1960 तक हम देखते हैं कि अधिकांश भारतीय विद्वानों का झुकाव राजनीतिक इतिहास की तरफ रहा और वे अपने अपने क्षेत्रों के राजवंशों की ऐतिहासिक गरिमा का बखान करने लगे। यहां तक कि जो इतिहासकार, जो विद्वान अखिल भारतीय स्तर पर लिख रहा था, वो राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत हो गया। अगले कीवर्ड में मैं आपको ये बताने का प्रयास कर रहा हूं कि 1960 तक आते आते भी जो है अधिकांश विद्वान राजनीतिक इतिहास की तरफ ही आकृष्ट रहे। जो विद्वान जिस क्षेत्र का था उस क्षेत्र के राजवंशों की ऐतिहासिक गरिमा का बखान कर रहा था और जो विद्वान अखिल भारतीय स्तर पर लिख रहा था उसके अंदर राष्ट्रीय भावना से वह प्रभावित था। अगले कीवर्ड में हम लिखेंगे कि 1960 तक भी 1960 तक विद्वान लोग राजनीतिक इतिहास की तरफ आकृष्ट, राजनीतिक इतिहास की तरफ आकृष्ट थे और अपने अपने क्षेत्रों के राजवंशों की गरिमा का बखान और जो इतिहासकार अखिल भारतीय स्तर पर लिख रहा था उसके अंदर राष्ट्रीय भावना से वह ओतप्रोत था। अखिल भारतीय स्तर के विद्वान, अखिल भारतीय स्तर के विद्वान में राष्ट्रीय भावना का संचार। मैं बस ये बताने का प्रयास कर रहा हूं कि किस प्रकार भारतीय विद्वानों के अंदर प्राचीन भारतीय इतिहास के प्रति राजनीतिक चेतना जागृत हो रही थी। हम देखते हैं कि विसेंट आर्थर स्मिथ अपनी कृति अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में सिकंदर के आक्रमण को 1/3 स्थान देता है, जबकि
अब के भारतीय विद्वान अपनी कृतियों में सिकंदर के आक्रमण को मामूली स्थान देते हैं, यहां तक कि सिकंदर और भारतीय राजा पोरस के बीच बातचीत को विशेष महत्व देते हैं। यहां तक कि पश्चिमी जो यूनानी राजा सेल्यूकस के हाथ में भारत का पश्चिमोत्तर क्षेत्र था, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस तरीके से उसे अपने कब्जे में ले लिया, इस चीज को भी बड़ा वे विशेष महत्व देते हैं। मैं बस ये बताने का प्रयास कर रहा हूं कि किस प्रकार भारतीय विद्वानों के अंदर प्राचीन भारतीय इतिहास के प्रति बड़ी राजनीतिक चेतना का जागृत उनके अंदर ये जो है जागृत हो चुकी थी। तो इसके की पॉइंट में हम देखेंगे कि किस प्रकार अब ये सिकंदर के आक्रमण का मामूली उल्लेख करते हैं। सिकंदर के आक्रमण का मामूली उल्लेख, यहां तक कि सिकंदर और भारतीय राजा पोरस के बीच बातचीत को विशेष महत्व देते हैं। पोरस का सिकंदर के साथ बातचीत को विशेष महत्व देते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा सेल्यूकस को पराजित कर पश्चिमोत्तर प्रदेश को ले लिए जाने को भी विशेष महत्व देते हैं। कीवर्ड में पश्चिमोत्तर क्षेत्र, कीवर्ड में पश्चिमोत्तर क्षेत्र, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस से ले लिया, इस बात को विशेष महत्व देते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस से पश्चिमोत्तर क्षेत्र को ले लिया, सेल्यूकस से ले लिया, इस बात को विशेष महत्व देते हैं। मैं बस ये दिखाने का प्रयास कर रहा हूं कि किस प्रकार भारतीय विद्वानों में प्राचीन भारतीय राजनीतिक गतिविधियों के प्रति एक अलग जागृति पैदा हो चुकी थी। इसी तरीके से आपके केपी जायसवाल एवं एएस अल्तेकर जैसे विद्वान भी प्राचीन कुषाणों एवं शक जो राजवंश, जो विदेशी राजवंश यहां शासन कर रहे थे, उन्हें भगाने में भारतीय राजवंशों की भूमिका को बढ़ा चढ़ा कर दिखा रहे थे। तो अगले पॉइंट में हम ये देखेंगे कि किस प्रकार दो विद्वान और भी हमसे जुड़ते हैं, केपी जायसवाल एवं एएस अल्तेकर, जो प्राचीन शक एवं कुषाण राजवंशों को भारतीय राजवंशों द्वारा भगाए जाने, उसे दूर करने, उससे मुक्त होने की बात को विशेष महत्व दे रहे हैं केपी जायसवाल एवं एएस अल्तेकर। केपी जायसवाल एवं एएस अल्तेकर भी शक और कुषाणों की गरिमा को तोड़ते नजर आते हैं। अगला पॉइंट में हम देखेंगे कि केपी जायसवाल एवं एएस अल्तेकर जैसे विद्वान भी शक कुषाणों को भारतीय राजवंशों द्वारा समाप्त किए जाने की बात को विशेष महत्व देते हैं। कीवर्ड में केपी जायसवाल एएस अल्तेकर शक कुषाण राजवंश को भारतीय राजवंशों द्वारा हटाए जाने की बात को विशेष महत्व देते हैं। भारतीय राजवंशों द्वारा हटाए जाने को विशेष महत्व देते हैं। हम ये विद्वान केवल ये सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं कि किस प्रकार आधुनिक भारत में जब अंग्रेज भारत में आए
तो ऐसा नहीं था कि प्राचीन काल से भारत को लोगों ने गुलाम बनाकर रखा था। प्राचीन काल में भी हमारे यहाँ के लोगों ने पुरुषार्थ जगाकर लोगों को भगाया है। तो अब अगर अंग्रेज यहाँ पर आए हैं तो उन्हें हटाने का काम हम जरूर करेंगे। प्राचीन काल में सिकंदर के साथ, शक कुषाणों के साथ हमने ऐसा किया है। ये केपी जायसवाल एवं एएस अल्तेकर जैसे विद्वान ये बात कहते हुए नजर आते हैं। देखिए, इस बात को थोड़ा हमें समझना चाहिए कि चाहे ब्रिटिश विचारक हों, चाहे अब के राष्ट्रवादी, ये जो भी बात कर रहे हैं कहीं न कहीं तर्क एवं वस्तुनिष्ठ दृष्टि से थोड़ा अलग हटते नजर आते हैं। जैसे केपी जायसवाल अगर ये बात कहते हैं कि शक कुषाणों को यहाँ के लोगों ने हटा दिया, तो हमें इस बात को भी समझना चाहिए कि ये शक कुषाण भारतीय जीवन के अविभाज्य अंग बन गए थे और इन्होंने कभी भी भारतीय संपत्ति को लूटकर विदेशों में अपने मूल देश ये नहीं लेकर गए। तो इस बात को ये थोड़ा नजरअंदाज कर देते हैं, कोई बात नहीं। अगले पॉइंट में हम देखेंगे कि यही केपी जायसवाल को इस बात का जरूर श्रेय दिया जाता है कि भारत में जो तानाशाही स्वैर तंत्र की कपोल कल्पना अंग्रेजों ने गढ़ दी थी कि भारत तानाशाही वाला देश आदिकाल से रहा है, स्वैर तंत्र वाला देश आदिकाल से रहा है, उस कपोल कल्पना का अंत केपी जायसवाल ने किया। 1910 से 1912 के बीच इनकी अनेक लेखों में इन्होंने प्राचीन भारत में गणराज्यों के अस्तित्व की बात कर डाली। बस हमें यह समझना है कि किस प्रकार ब्रिटिश विचारकों ने भारत पर तानाशाही आदिकाल से स्वेच्छाचारी मनमानी शासन का आरोप लगाया। अब के राष्ट्रवादी उसी आरोप का जवाब अपने विभिन्न कृतियों के माध्यम से देने का प्रयास कर रहे हैं। तो केपी जायसवाल को किस बात का हम श्रेय दें कि भारत में जो तानाशाही की कपोल कल्पना की गई थी उसका अंत किए, और 1910 से 1912 के बीच अपने लेखों में इन्होंने जो है प्राचीन भारत में गणराज्यों के अस्तित्व की बात कह डाली। तो इसकी कीवर्ड में हम क्या लिखते हैं कि भारतीय तानाशाही कोष्टक में स्वैर तंत्र की कपोल कल्पना का अंत, कपोल कल्पना का अंत किए हैं केपी जायसवाल, और 1910 से 1912 के बीच अपने लेखों से प्राचीन भारत में गणराज्य के अस्तित्व की बात कर डाले। तो प्राचीन गणराज्य की ये बात कह डाले। 1924 में इनकी कृति आती है हिंदू पॉलिटी। इसे क्लासिकल ग्रंथ माना जाता है। इसके माध्यम से प्राचीन भारत में गणराज्य थे, इस बात को भी अब स्वीकार कर लिया गया है। तो केपी जायसवाल की ही कृति है, केपी जायसवाल की कृति है जो 1924 में आई। 1924 में हिंदू पॉलिटी में इसे क्लासिकल ग्रंथ माना जाता है, और इसके माध्यम से प्राचीन भारत में प्राचीन गणराज्यों की बात वे कह डाले। आगे हम बढ़ते हैं अगले पॉइंट में। आर.सी. मजूमदार महासंपादक थे आपके हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडियन पीपुल के। ये भी एक तरीके से हिंदू पुनर्जागरण की लहर में थे। देखिए, हिंदू पुनर्जागरण की लहर में थे, इसका कहने का मतलब यह है कि प्राचीन काल में ब्राह्मणवादी विचारधारा हिंदू पुनर्जागरण जो है वो काफी चमकीले स्तर पर था। आर.सी. मजूमदार
किसके महासंपादक थे हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडियन पीपुल के? तो इस बात को हम लिखते हैं आर.सी. मजूमदार। आर.सी. मजूमदार इनकी कृति है। ये महासंपादक हैं, महासंपादक हैं किसके? हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडियन पीपुल, देखिए 21 पॉइंट तक हम ये समझने का प्रयास किए हैं कि किस प्रकार पश्चिमी विचारकों ने विभिन्न अनुवादों के माध्यम से भारत के बारे में भयावह तस्वीर गढ़ दी। उसके बाद राष्ट्रवादियों की, तर्कनिष्ठों की, वस्तुनिष्ठों की एक लहर दौड़ पड़ी जो इसकी प्रतिक्रिया करने लगे कि प्राचीन भारत में आप जैसा निष्कर्ष निकाले हैं वैसी कुछ भी बात नहीं है। अर्थात हम कह सकते हैं वो भी राजनीतिक, ये भी राजनीतिक। लेकिन अब हम देखते हैं कि प्राचीन भारतीय इतिहास के आधुनिक लेखकों में एक नई धारा चल पड़ती है जो राजनीतिक नहीं है। उसमें प्रथम नाम है ए.एल. बैशम का, जो ब्रिटिश इतिहासकार संस्कृतविद थे। इनका कहना है कि प्राचीन भारत के इतिहास को आधुनिक दृष्टिकोण से देखना कहाँ तक उचित है। ये बिल्कुल गलत है कि प्राचीन भारत के इतिहास को हम आधुनिक दृष्टिकोण से देखें। प्राचीन भारत के इतिहास का अध्ययन आनंद के लिए होना चाहिए, उत्सुकतावश होना चाहिए। ये एक तरीके से राजनीतिक बातें नहीं हैं, ये एक तरीके से एक अलग धारा है इतिहास को देखने की। तो इस कीवर्ड में हम अगले में देखेंगे कि किस प्रकार, अगले में हम ये देखेंगे कि किस प्रकार आपके प्राचीन भारतीय इतिहास को देखने का बिल्कुल एक अलग नजरिया सामने आता है कि अतीत का अध्ययन आनंद के लिए होना चाहिए, अतीत का अध्ययन उत्सुकतावश होना चाहिए, न कि किसी विशेष राजनीतिक उद्देश्यों के लिए। तो इसमें हम कीवर्ड लिखें ए.एल. बैसम, ए.एल. बैसम। ए.एल. बैसम की कृति जो 1951 में आई, वंडर दैट वाज इंडिया, इसमें इन्होंने प्राचीन भारतीय संस्कृति, प्राचीन भारतीय सभ्यता के विविध पक्षों का सुव्यवस्थित सर्वेक्षण कर डाला। तो ए.एल. बैसम की कृति जो 1951 में आई, वंडर दैट वाज इंडिया, दैट वंडर दैट वाज इंडिया, इनका क्या कहना है कि अतीत का अध्ययन आनंद के लिए, अतीत का अध्ययन आनंद के लिए उत्सुकतावश, औत्सुक्यवश होना चाहिए। और इन्होंने प्राचीन भारतीय संस्कृति, प्राचीन भारतीय सभ्यता के विविध पक्षों का व्यापक सुव्यवस्थित सर्वेक्षण किया अपनी कृति में। भारतीय संस्कृति, सभ्यता का सुव्यवस्थित सर्वेक्षण इन्होंने किया। मैं बस आपको ये बताने का प्रयास कर रहा हूं कि किस प्रकार ब्रिटिश उपनिवेशवादियों ने राजनीतिक दृष्टि से प्राचीन भारतीय इतिहास को तोड़ा और मरोड़ा, और उसकी प्रतिक्रिया में भारतीय राष्ट्रवादी भी उभर कर आए। वो भी विशेष राजनीतिक उद्देश्यों से प्राचीन भारतीय इतिहास का जो है अनुसंधान कर रहे थे। लेकिन अब एक नई बिल्कुल अलग एक धारा है ए.एल. बैसम की, जो कि अतीत का अध्ययन आनंद के लिए,
उत्सुकतावश करने को ललायित थे। इसी कड़ी में एक और नाम आता है डी कौशाम्बी। उनकी दो कृति, एक 1957 में आई जो है एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री, और 1965 की उनकी दूसरी कृति एंशिएंट इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन ए हिस्टोरिकल आउटलाइन में वो बिल्कुल अलग बात कहते हुए नजर आते हैं। तो इस बात को आगे हम बढ़ाते हैं। अगला पॉइंट, कीवर्ड, डी कौशाम्बी की भी कुछ बातें कुछ अलग तरीके की हैं। उनकी जो दो कृतियां हैं, एक 1957 और एक 1965 में आई, दो कृति डी कौशाम्बी, डी कौशाम्बी, डी कौशाम्बी, डी कौशाम्बी की कृति एक 1957 में आई। कृति का नाम क्या है? एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री। एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री। और दूसरी कृति जो 1965 में आई, नाम है एंशिएंट इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन ए हिस्टोरिकल आउटलाइन, ए हिस्टोरिकल आउटलाइन। इस कृति के माध्यम से डी कौशाम्बी क्या कहने का प्रयास कर रहे हैं? उनका यह कहना था कि प्राचीन भारत में उत्पादन के साधनों अर्थात भूमि पर, जंगल पर, खान खदान पर, व्यवसाय पर जिन लोगों का अधिकार था, वे अपने अधिकार को सदियों तक बनाए रखने के लिए वैसे ही कानूनों का निर्माण करते चले गए, वैसे ही संस्कृतियों का निर्माण करते चले गए, वैसे ही समाजों का विकास करते चले गए। मैं फिर से बताने का प्रयास कर रहा हूं कि किस प्रकार डी कौशाम्बी बिल्कुल अलग नजरिए से प्राचीन इतिहास को देखने का प्रयास करते हैं अपनी दो कृतियों, 1957 में एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री, 1965 में आपके एंशिएंट इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन ए हिस्टोरिकल आउटलाइन के माध्यम से वो क्या कहने का प्रयास करते हैं कि प्राचीन काल में भारत में उत्पादन के जो साधन थे, भूमि, खदान, जंगल, उद्योग धंधे, उस पर जिन लोगों का अधिकार था, उस अधिकार को सदियों तक बनाए रखने के लिए वे वैसे ही कानूनों, वैसे ही संस्कृतियों, वैसे ही धार्मिक रीति रिवाजों का गढ़न करते चले गए। कहने का मतलब यह है कि उत्पादन के साधनों, उत्पादन की शक्तियों का डायरेक्ट संबंध है समाज, अर्थतंत्र, सांस्कृतिक, धार्मिक विकास की प्रक्रिया से। यह विचारधारा कार्ल मार्क्स की विचारधारा से मिलती है। यह प्राचीन भारतीय इतिहास को देखने का अलग नजरिया है। इसमें हम देखेंगे कि इसके कीवर्ड में हम क्या लिख सकते हैं कि किस प्रकार उत्पादन की शक्तियों पर जिनका अधिकार था, वे उस अधिकार को सदियों तक बनाए रखने के लिए वैसे ही रीति रिवाजों का बड़ी चालाकी से गढ़न करते चले गए। इस कीवर्ड में हम देखेंगे कि उत्पादन की शक्तियों का तत्कालीन समाज,
संस्कृति, समाज, संस्कृति, रीति रिवाजों से प्रत्यक्ष संबंध था। इन्होंने ही अपनी पुस्तक में पहली बार जनजातियों को स्थान दिया, विभिन्न प्रकार के निचले सामाजिक वर्गों को स्थान दिया। इन्होंने ही अपनी पुस्तक में जनजातियों को स्थान दिया, इन्होंने ही अपनी पुस्तक में सामाजिक वर्गों को स्थान दिया। कहने का मतलब यह है कि प्राचीन भारतीय इतिहास को अभी तक देखने की जो राजनीतिक परंपरा थी, या तो ब्रिटिश उपनिवेशवादियों द्वारा या तो भारत के राष्ट्रवादियों द्वारा, अब बिल्कुल A.L. बैसन के साथ जो है प्राचीन भारतीय इतिहास को देखने की एक अलग परंपरा विकसित हो रही थी। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमें यह भी जानना चाहिए कि पिछले 25 सालों से जो भारतीय विद्वान प्राचीन भारतीय इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं, अब उनकी खुद की कार्यप्रणाली एवं दिशा में महान परिवर्तन आ गया है। वे अब सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक प्रक्रिया का अध्ययन करते हैं, बाद में राजनीतिक प्रक्रिया का अध्ययन करते हैं। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन का दृष्टिकोण बिल्कुल अब बदल रहा है कि अब के जो विद्वान हैं वे सामाजिक प्रक्रिया, सांस्कृतिक प्रक्रिया, आर्थिक प्रक्रिया, धार्मिक प्रक्रिया का अध्ययन करके बाद में उससे वे राजनीतिक प्रक्रिया को देखते हैं। तो हम ये देखेंगे कि पिछले 25 वर्षों में प्राचीन भारतीय इतिहास को देखने की अलग रणनीति अपनाई गई। क्या है? वे अब सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक गतिविधियों का अध्ययन कर उसे राजनीतिक गतिविधियों से जोड़ते हैं। बाद में राजनीतिक गतिविधियों से उसे जोड़ते हैं। यही विद्वान अब मूल ग्रंथों का अध्ययन करते हैं तो उसके भीतरी स्तरीकरण यानी निम्न वर्गों का अध्ययन करते हैं, न कि ऊपरी स्तरीकरण का अध्ययन करते हैं। तो इसी में हम ये देखते हैं कि अब ये क्या जो है भीतरी स्तरीकरण का अध्ययन करते हैं, भीतरी स्तरीकरण का अध्ययन करते हैं। अगला पॉइंट देखिए, यहां तक कमोबेश बातें पूरी हो चुकी हैं और इसमें थोड़ी सी हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि फिर भी लोगों के अंदर क्या पूर्वाग्रह आज भी मौजूद है प्राचीन भारतीय इतिहास के प्रति। मैं अब ये बताने का प्रयास करूंगा कि फिर भी लोगों के अंदर प्राचीन भारतीय इतिहास के प्रति क्या पूर्वाग्रह अभी है। जैसे कुछ भारतीय विद्वान ऐसे हैं जो धर्म की महत्ता को विशेष बल देते हैं और उनका ये मानना है जो भी कुछ सही हुआ है उन सभी का उद्भव प्राचीन भारत में हुआ है। ये सही बात नहीं है। तो मैं अब ये बताने का प्रयास अगले पॉइंट में करूंगा कि कुछ विद्वान जो धर्म की महत्ता को विशेष बल देते हैं, कुछ विद्वान धर्म की महत्ता को विशेष बल देते हैं, धर्म की महत्ता को विशेष बल देते हैं, विशेष बल देते हैं और उनका यह कहना है कि जो कुछ भी सही हुआ है, जो कुछ भी सही हुआ वो उनका उद्भव भारत में ही हुआ है। सही का उद्भव भारत में ही हुआ है। थोड़ी सी ये तार्किक बातें नहीं हैं। इसी तरीके से कुछ पश्चिमी विचारक भी हैं जो आज भी थोड़ा पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं। हालांकि अब वो ये बात नहीं कहते कि जो कुछ भी सही चीजें हैं वो भारत में बाहर से ही आई, परंतु ये जरूर कहते हैं
कि भारत में धार्मिक धारणाएं, कर्मकांड, जाति प्रथा, बंधुत्व रूढ़ियां, ये ही भारतीय इतिहास की प्रमुख शक्तियां रही हैं। एक तरीके से ये पश्चिमी विचारक भारत के अनोखेपन, पुरातन तत्वों में रस लेते हैं और वे चाहते हैं कि ये पुरातन तत्व ज्यों के त्यों बने रहें। उनका आशय यह भी है कि भारतीय समाज न बदला है न बदलेगा और विकास की दौड़ में पीछे रहना भारतीय चरित्र की विशेषता है। ये पश्चिमी विचारक ये चाहते हैं, आज भी उनका यह पूर्वाग्रह है कि भारतीय इतिहास की मुख्य शक्तियां क्या हैं? धार्मिक धारणाएं, धार्मिक धारणाएं, धार्मिक धारणाएं, कर्मकांड, कर्मकांड, जाति प्रथा, जाति प्रथा, बंधुत्व, बंधुत्व, रूढ़ियां, रूढ़ियां, ये ही भारतीय इतिहास की मुख्य शक्तियां हैं और ये ब्रिटिश, ये पाश्चात्य विचारक इन पुरातन तत्वों में रस लेते हैं और वे चाहते हैं कि ये भारतीय समाज में ज्यों के त्यों बने रहें। अर्थात उनका आशय यह है कि भारतीय समाज न बदला है न बदलेगा और विकास की दौड़ में पीछे रहना भारतीय चरित्र की विशेषता बन गई है। लेकिन ये रूढ़ियां, ये पूर्वाग्रह उन्हें समाप्त करना ही पड़ेगा। अगला पॉइंट देखिए, अभी तक हम इस निष्कर्ष पर आ गए हैं कि प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन का दृष्टिकोण किस प्रकार से ब्रिटिश उपनिवेशवादियों का अलग, भारत के राष्ट्रवादियों का अलग, एक अलग धारा A.L. बैसम लेकर आए, एक अलग धारा D.D. कौशाम्बी, कार्ल मार्क्स वाली धारा लेकर आ गए। लेकिन हकीकत यह है कि प्राचीन भारतीय इतिहास का अध्ययन कैसे होना चाहिए? संतुलित एवं तर्कनिष्ठ तरीके से प्राचीन भारतीय इतिहास का अध्ययन होना चाहिए। कैसे होना चाहिए प्राचीन भारतीय इतिहास का अध्ययन? संतुलित एवं तर्कनिष्ठ तरीके से प्राचीन भारतीय इतिहास का अध्ययन होना चाहिए। इसी आधार पर भारत की प्रगति संभव है। इसी आधार पर भारत की प्रगति संभव है। तो इस 27 पॉइंट के माध्यम से प्राचीन भारतीय इतिहास के आधुनिक लेखक की विभिन्न धाराओं के संदर्भ में हम बातें कर चुके हैं। आपकी काबिलियत इसमें है कि इन कीवर्ड के माध्यम से आप एक शॉर्ट नोट्स बनाइए, उसे केवल एक बार पढ़ लीजिए। आपको कभी भी अध्याय 2 को कभी भी आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।